आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा R.S. शर्मा की पुस्तक भारत का प्राचीन इतिहास का। जो भी विद्यार्थी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो नेट जेआरएफ की हो या फर्स्ट ग्रेड की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या यूपीएससी का हो या अन्य किसी राज्य की स्टेट सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम हो और उस विद्यार्थी ने इस पुस्तक का नाम नहीं सुना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भारत के प्राचीन इतिहास की पुस्तकों की बात करें तो यह पुस्तक सबसे ज्यादा लोकप्रिय पुस्तक है। अब ये इतनी लोकप्रिय क्यों है, किन विद्यार्थियों को इस पुस्तक को लेना चाहिए? देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी बुक्स का मैं भी रिव्यू करता हूं और मैं बताता हूं कि कौन सी पुस्तक अच्छी है, कौन सी पुस्तक खराब है। पूरी तरह से किसी पुस्तक को हम खारिज नहीं कर सकते। तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता लगाना होता है कि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन सी पुस्तक सबसे अच्छी रहेगी। तो यही इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पुस्तक किन विद्यार्थियों को लेनी चाहिए। अब इसकी विषय सूची की यदि हम बात करें तो इसमें भारत में जो प्राचीन इतिहास में जैसे प्रागैतिहासिक काल से लेकर और उसमें फिर पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष का जो है वर्धन वंश है, सारी बातें इसमें दी गई हैं। सभी टॉपिक्स इसमें कवर हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी जो विषय सूची है आपके सामने है। आर्य संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, फिर प्रादेशिक राज्य हैं, फिर ईरान और मकदूनिया का आक्रमण, बौद्ध, मौर्य, ये सारे सातवाहन वंश, सभी इसमें विवरण दिए गए हैं। ये आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के पुस्तकों में ये टॉपिक सभी आते हैं। फिर इसके बाद में भारत के एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध, इसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जो संबंधित बातें हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, उसका विवरण ज्यादा दिया गया है। फिर यहाँ पर मानचित्रों की सूची दी गई है। इसमें 10 मानचित्र दिए गए हैं। काफी अच्छी क्वालिटी के मानचित्र हैं, बहुत हेल्प मिलती है उनसे। मैंने ये पुस्तक नई मंगवाई है क्योंकि मेरी जो पुरानी पुस्तक है वो काफी साल पुरानी है, वो इस लायक बची नहीं कि मैं उसका रिव्यू करूं। बहुत ही थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, तो मैंने इसको नया ऑर्डर कर लिया। मैं किसी विद्यार्थी को ही दे दूंगा ये पुस्तक। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। ये पुस्तक इतनी सुंदर तरीके से लिखी गई है कि यदि किसी को इतिहास में रुचि नहीं भी हो तो भी ये पुस्तक रुचि जगा देती है, ऐसी पुस्तक है ये। और एक कहानी के रूप में प्राचीन भारत का इतिहास ये प्रस्तुत करती है और ऐसा लगता है कि जैसे हम उस इतिहास को घटित होते हुए देख रहे हैं। इसीलिए ये पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने हमेशा सुना है कि यूपीएससी में इससे बहुत सारे कई बार प्रश्न भी पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आ ही जाते हैं इससे। लेकिन इस पुस्तक के साथ जो प्रॉब्लम है उसकी यदि मैं आपको बात बताऊं, जैसे मैंने कुछ यहाँ पर दोबारा पॉइंट देखे थे, क्योंकि ये जो शुरुआत के जो बिंदु थे मैंने काफी सालों से नहीं देखे थे इस पुस्तक में। बहुत पहले पढ़ी थी मैंने और बीच बीच में कभी कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन अब इस पुस्तक की ज्यादा मुझे जरूरत महसूस नहीं होती। तो इसके पॉइंट्स की बात करें तो दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, यदि आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है, जैसे मैं पर्टिकुलर बात करूं तो नेट जेआरएफ की या असिस्टेंट प्रोफेसर की या जो टीचर्स के, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के, स्कूल लेक्चरर्स के एग्जाम होते हैं, उनके लिए ये पुस्तक काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? देखिए, R.S. शर्मा इतने बड़े लेखक, मैं बहुत सम्मान करता हूं इनका, और बहुत भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार इतिहासकार रहे हैं। और उनकी पुस्तक के बारे में ये कहना कि ये उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन ये अच्छी क्यों नहीं है? यदि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स में जो फैक्ट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। यदि आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स क्लियर नहीं है तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। जैसे यूपीएससी मेंस की बात अलग है, उसमें आपको फैक्ट्स इतना मैटर नहीं करता, आपको क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आंसर लिखना होता है और एक अच्छा आंसर लिखना होता है। उसमें आप फैक्ट्स कम भी डाल देंगे तो भी चलेगा यदि आपने प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से दे दिया है। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जब बात आती है, जैसे मुख्य रूप से नेट के एग्जाम की बात करें, तब इस पुस्तक से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मैं इसके कुछ बिंदु दिखाता हूं आपको। जैसे ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है, फिर उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति है। अब जैसे हड़प्पा संस्कृति है, इसमें यदि आपको कोई पूछ ले कि इनको मैच कीजिए कि कालीबंगा की खोज कब किसने की, एक तरफ स्थल दे दिया और दूसरी तरफ खोज का वर्ष दे दिया या खोजकर्ता का नाम दे दिया, तो उसमें आपको इससे कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको कि किसने खोज की, कब खोज की, ऐसा नहीं है। ये पुस्तक इसको समझाने के लिए लिखी गई है कि उस दौरान क्या क्या घटित हुआ, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका उद्भव कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, वो चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आती है। ये पुस्तक आपको ज्यादा फैक्ट्स प्रोवाइड नहीं करवाती। ये इस प्रकार की पुस्तक है कि आप समझ पाए इतिहास को। इतिहास समझना है तो ये पुस्तक अच्छी है, लेकिन आपको
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको हल करना है तो आपको इस पुस्तक से ज्यादा मदद नहीं मिल पाती है। जैसे मैंने अभी हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया, मृद भांड संस्कृतियों यानी पोट्री कल्चर्स के बारे में बताया, उसका क्वेश्चन आ जाएगा तो इस बुक से आप कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा जो वैदिक काल है उसमें भी समझाया गया है कि वैदिक जो सभ्यता है वो किस प्रकार की थी, लेकिन वैदिक सभ्यता से जुड़े जो प्रश्न आप ज्यादातर देखते हैं आजकल के एग्जाम में, वो क्वेश्चन ये सारे कवर नहीं कर पाती है। इसके बाद के जो पॉइंट है, जैसे महात्मा बुद्ध की यदि बात करें तो उनके जन्म से संबंधित तारीखों का या जो मौर्य काल से संबंधित तारीखों का विवाद है उस पर खुलकर नहीं बताया गया है इसमें। जैसा कि आप देखते हैं कि जो बुद्ध से संबंधित डेट्स हैं और उसके बाद में मौर्य काल की हम बेसिकली बात करें तो मौर्य काल की जो दिनांक हैं, जो डेट्स हैं उनकी, उनमें कितना विवाद रहता है, क्योंकि वो सारी जुड़ी हैं बुद्ध के जन्म और महापरिनिर्वाण से। यानी आपको अशोक का मिलता है कि उसने उसके इतने वर्षों बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के इतने वर्षों बाद राज्याभिषेक हुआ, इतने वर्षों बाद वो युद्ध हुआ, तो उसका ज्यादा विवरण इसमें नहीं मिलता। पढ़ चुका हूं। देखिए चित्रों की बात करें तो देखिए बहुत से अच्छे अच्छे चित्र दे रखे हैं, हालांकि रंगीन नहीं है, पूरी पुस्तक ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन चित्र देखिए काफी अच्छे हैं। बुद्ध की मथुरा वाली जो मूर्ति है वो भी दे रखी है, तो काफी सारे देखिए सभी प्रकार के आपको। अच्छा, पुस्तक पढ़ने में अच्छी है। अब किसको पढ़नी चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं किसको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक उन लोगों को पढ़नी चाहिए जैसे बीए या एमए में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो चाहते हैं कि वो हिस्ट्री के बारे में जाने, लेकिन उनकी हिस्ट्री थोड़ी कमजोर है, उनकी रुचि नहीं जग पा रही है, तो उनको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। पढ़ने में अच्छी लगेगी, इतिहास के बारे में उनकी जानकारी सुदृढ़ होगी और उनको मजा भी आएगा और उनका और इतिहास पढ़ने का मन करेगा। या फिर ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रकार का एग्जाम नहीं दे रहे लेकिन फिर भी इतिहास पढ़ना चाहते हैं, उनको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। या फिर जैसे यूपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। यदि उनका जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मेडिकल बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आते हैं यूपीएससी का या अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज का, तो उनका इतिहास पढ़ा हुआ ज्यादा नहीं होता है, तो उनको इतिहास में एक समझ बनाने के लिए इस पुस्तक से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आपको अभी एग्जाम नहीं देना है कोई, लेकिन आपको 2-4 साल बाद में कोई एग्जाम देना है, तो आप इस प्रकार की पुस्तक जरूर लें। ये पुस्तक आपको पढ़ने में अच्छी भी लगेगी, इतिहास में रुचि भी जगाएगी और आपको समझने में मदद मिलेगी कि प्राचीन भारत का इतिहास किस प्रकार का था। और इसके बाद में यदि आप उस प्रकार की पुस्तकें पढ़ेंगे जिसमें ज्यादा फैक्ट्स दिए गए हैं, तो वो पुस्तकें आपको पढ़ने में भी ठीक लगेंगी और आपको याद भी अच्छे से होगा। तो जैसे नेट का एग्जाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, या जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, उस तरह के एग्जाम के लिए मैं कहूंगा कि आपको ये पुस्तक, यदि आपके पास समय कम है तो इस पुस्तक में समय मत लगाइए आप। इसकी बजाय आप ऐसी पुस्तकें पढ़िए जो ज्यादा से ज्यादा आपके पॉइंट्स को कवर कर सकें। हालांकि जब शुरुआत करते हैं आप, तो शुरुआत करते हैं और आपके पास समय है काफी, तो आपको इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए यदि आपके पास समय पड़ा है। यदि आप देखते हैं कि आपका 2-4 महीने बाद नेट का एग्जाम है या आपका 2-4 महीने बाद जैसे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, तो उस समय आप इस पुस्तक से शुरुआत करेंगे तो आपके पास समय इतना कम होता है कि आप बहुत सारी पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते, तो आपको ऐसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। और यदि आप सोचते हैं कि मेरा तो 2022 में यूपीएससी का एग्जाम है या और कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का है, या आप अभी एमए कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि 2 साल बाद मैं नेट का एग्जाम दूंगा या यूपीएससी के लिए ट्राई करूंगा, तो आप ऐसी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हालांकि ये पुस्तक मुझे बहुत पसंद है। शुरुआत में मैंने इस पुस्तक को 2 बार पढ़ा था और अभी भी मैं कह रहा था बीच बीच में कभी कभी मैं देख लेता हूं। हालांकि अभी पिछले 4-6 महीने से मैंने इस पुस्तक में कुछ भी नहीं देखा। अभी जब नहीं ली थी मैंने कुछ टॉपिक्स दोबारा से उठाए ताकि रिव्यू करने में मुझे थोड़ी सी मदद मिले। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां पर भी आपको आएंगे, जिस भी एग्जाम में आते हैं, उसमें इस पुस्तक से ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है। हेल्प तो मिलती है, इतनी अच्छी पुस्तक है, सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, लेकिन उतनी हेल्प नहीं मिलती। इससे अच्छी पुस्तकें आपको मार्केट में मिल सकती हैं। तो शायद इस पूरे वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे कि आप जो भी ऑडियंस, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि इस पुस्तक को किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और आपकी जो कोई क्वेरी है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको पुस्तकों के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। न सिर्फ मैं बुक्स का रिव्यू करता हूं, इसके अलावा मैं अभी प्राचीन भारत पढ़ा रहा हूं और उसके बाद में मेरा प्लान है कि मैं जो विश्व का इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसको भी पढ़ाना स्टार्ट करूं। धन्यवाद।